Superb. Sir, Sachin is the best. Sachin is God, Varun. Sachin is God. For some at least. Mr. Pathak. Sir, I'm 100% sure India जीतेगी. वैभव शर्मा. Hi. और आप हैं मिस नलिनी शंकर, यहाँ की ओनर. बहुत नाम सुना था आपका और आज आपसे मिलना भी हो गया. We are so lucky जो आज आप यहाँ पे आए. Thank you. नलिनी जी कल एक जेम स्टोर की ओपनिंग करने जा रही और उसी खुशी में इस कैफे में हमने एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की. I see. और हम सब की आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस पार्टी में आएंगे तो हम सबको बहुत खुशी होगी. देखिए मैं वादा तो नहीं करता. I'll try. Oh no, सचिन आउट. ओह, अब 3 बॉल में 16 रन कैसे बनेगा यार? अब तो 100% हम हार जाएंगे. सर, मैच गया हाथ से. नो, नॉट येट. इंडियन टीम का एस्ट्रोलॉजिकल नंबर है 8 और 8 नंबर शनि का नंबर है और आज 8 में है. और ये जो बैट्समैन बैटिंग के लिए आ रहा है ये भी 8th प्लेसिंग का बैट्समैन है. जस्ट वेट, अभी फैसला किए देते हैं इंडियन क्रिकेट टीम की तकदीर का. ये लीजिए, आज इंडियन क्रिकेट टीम को कोई नहीं हरा सकता. Really? How is it possible? खुद ही देख लीजिएगा. प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता. अभी थोड़ी देर में फैसला आपकी आंखों के सामने हो जाएगा. Superb. क्या बात है. सही कहा था आपने. आपने कैसे ये क्या कैलकुलेशन किया? I'm sorry, मैंने आपको बताया नहीं. I am an astrologer. ज्योतिषी हूँ. Oh, I see. आपको मेरे हुनर पे कोई शक तो नहीं है ना? इसके बाद तो कोई शक नहीं रहा. मिस्टर पाठक, मैं आपको एक पर्सनल रीजन के लिए भी इस पार्टी में इनवाइट करना चाहता था. एक्चुअली कल की पार्टी में मेरी वाइफ भी आने वाली है और मुझे मेरी वाइफ से कुछ सिवियर प्रॉब्लम है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. देखिए वैभव जी, मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ. इस प्रकार के घरेलू केसेस नहीं लेता. You must go and see. No, I completely understand, Mr. पाठक. लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप एक बार आकर मेरी वाइफ से मिल लें और तो फिर आप खुद समझ जाएंगे कि मैं आपको क्यों इनवाइट करना चाहता हूँ. प्लीज, इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट. We'll see. I'll be glad to have you there, sir. Thank you. तुमने मेरे साथ चीटिंग की. तुम जानते थे कि बिना कुंडली देखे मैं किसी को अपना पार्टनर नहीं बनाती. इसीलिए तुमने रत्नाकर की झूठी कुंडली बनाकर उसे मेरे जेम स्टोर का पार्टनर बना दिया. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ चीटिंग करने की? देखिए, जो कुछ किया आपके भले के लिए किया और मुझे ये भी पता है आपको मेरे खिलाफ जो शख्स भड़का रहा है उसे अच्छी तरह से जानता हूं. क्यों बर्बाद करने पे तुली हो मुझे? आगे चाहते क्या हो तुम? क्या कह रहे हैं आप? मैं आपकी पत्नी हूँ. मैं भला आपकी जिंदगी क्यों बर्बाद करूंगी? और क्या हुआ है आपको? ये मत पूछो कि हुआ क्या है. ये बताओ कि तुमने नलिनी से क्या कहा. क्यों कर रही हो ये सब? क्या कर रही हूँ मैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या किया. और नलिनी से तो मैं कितने दिनों से मिली तक नहीं हूँ. और आपकी जिंदगी में कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार आप मुझे क्यों ठहराते हैं? हर बार दोषी मैं ही क्यों बन जाती हूँ? क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी राहु की दशा हो. तुम्हारे अलावा और कोई रुकावट नहीं है मेरी लाइफ में. तंग आ गया हूँ तुम्हारे इन लफड़ों और इन नौटंकियों से. लगता है अब मुझे तुमसे अलग होने के लिए कोई लीगल रास्ता ही अपनाना पड़ेगा. ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर अवनी ने नलिनी को कुछ नहीं बताया तो फिर कौन हो सकता है? I know, रत्नाकर जी, what you must be going through. बस आज शाम की पार्टी शांति से निपट जाने दीजिए. बाकी एक बात तो तय है, नलिनी आपको अपना पार्टनर नहीं बनाएगी. ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था. अब किसी ने नलिनी को चाहे ये बता दिया कि मैंने तुम्हारी नकली कुंडली बनाकर उसको दी है. तो उसमें क्या मेरी गलती है? और ये सब सच्चाई जानने के बाद अब नलिनी तुमसे और मुझसे
दोनों से कोई मतलब नहीं रखना चाहती है। देखो, जेम स्टोर की पार्टनरशिप के लिए तुमने जो कहा, जब कहा, मैंने किया ना। हाँ वो सब ठीक है रत्नाकर जी, मैं कहाँ कुछ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन फिलहाल आज शाम की पार्टी तक तो चुप बैठने में ही भलाई है। ठीक है, सिर्फ आज शाम के लिए मैं चुप बैठ सकता हूँ, उसके बाद ऑलराइट, जस्ट डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। वेलकम मिस्टर पाठक, आइए आइए। हमें पूरा विश्वास था कि आप इस पार्टी में जरूर आएंगे, और हमारे इस विश्वास को बनाए रखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। आपको कुछ खास लोगों से मिलवाना है। रत्नाकर जी, आप हैं मिस्टर पाठक और मिस्टर रत्नाकर नलिनी जी के बिजनेस मैनेजर। कम ऑन, आई शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग। या, एक्सक्यूज मी। एक आविष्कार, एक अद्भुत सॉफ्टवेयर जिसमें आपका प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ डालने पर आपकी पूरी कुंडली, भूत, वर्तमान और भविष्य सब सामने आ जाता है। साथ ही आपकी कुंडली के चार्ट के स्कैन होने पर यह कंप्यूटर आपकी पर्सनल डिटेल्स भी बता सकता है। ये रघु है मेरे असिस्टेंट, और इस स्टोर के टेक्निकल मैनेजर भी, और नलिनी जी से तो आप मिल ही चुके हैं। Why don't you give it a shot? Please try. Varun, please fill in your personal details. I mean your place of birth, date of birth, name. एक बार आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इस सॉफ्टवेयर में फिल कर दी तो ये कंप्यूटर हमेशा उसे याद रखेगा और आपको समय समय पर यह बताता रहेगा कि आपको कब कौन सा जेम पहनना है। साथ ही हमारे जेम स्टोर के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी इसी तरह से समय समय पर हम एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प करते रहेंगे। और हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से इस वक्त आपको एमरल्ड यानी पन्ना पहनना चाहिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर पाठक, दिस इज माय वाइफ अवनी शर्मा एंड अवनी। मिस्टर पाठक इस शहर के सबसे फेमस लॉयर। लॉयर, तो तुम तय कर चुके हो कि तुम मुझे डिवोर्स दे के रहोगे? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात मुझे तो लगा था तुम मुझे डराने के लिए धमकियां दे रहे हो, पर नहीं, तुम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो कि तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो। अपनी ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम गलत समझ रही हो। मुझे देखो, तुम लॉयर से मिल रहे हो, तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। नहीं मेरी बात सुनो, तमाशा मत करो, लोग देख रहे हैं। क्या सुनो, क्या सुनो? यू आर अ चीटर, चीटर हो तुम। के बाद तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती मैं, नफरत करती हूँ तुमसे। अपनी शांत हो जाओ, लोग देख रहे हैं। शांत हो जाओ? क्यों शांत हो जाओ? असली शांति तो मुझे तब मिलेगी जब मैं तुम्हारी लाश देखूंगी, लाश देखूंगी तुम्हारी। मिस्टर पाठक, अब तो आपने ये सारा माजरा अपनी खुद की आंखों से देखा ना कि क्यों मैं आपको अपनी पत्नी से मिलवाना चाहता था। क्योंकि मेरी खुद की कुंडली कहती है कि मेरी मौत मेरी बीवी के हाथों होगी। आइए आइए अवनी जी, बैठिए। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही है। आई एम सो सॉरी मिस्टर पाठक, मैंने आपके साथ कल बहुत बदतमीजी की, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे लगता है मैं पागल हो गई हूँ। अगर मैं पागल नहीं होती तो आपके साथ इतनी बदतमीजी क्यों करती, इतना मिसबिहेव क्यों करती? क्या कह रही हैं आप? कब किया आपने मेरे साथ बुरा बर्ताव? किसने कहा आपसे? वैभव ने। मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं क्या? तो वैभव ने मुझसे झूठ क्यों कहा? ये सब कुछ मेरे डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। डर लगता है कि कहीं मैं कुछ कर ना बैठूं। देखिए कुछ नहीं होगा, बस अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराइए, सब ठीक हो जाएगा। मेरा इलाज संभव नहीं है, इस डिप्रेशन की वजह वैभव है।
उसकी प्रेडिक्शन है। उसका मानना है कि मैं उसे मार डालूंगी। आप ही बताइए कि मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? सर ये तो वैभव शर्मा की पत्नी थी ना? इसका पीछा कर देख कहां जा रही है। राइट सर। वरुण, तेरी छानबीन से जो जानकारी प्राप्त हुई है उससे एक बात तो स्पष्ट है कि यहाँ दो तरफा आंख मिचौली का खेल खेला जा रहा है। एक तरफ वैभव अवनी को पागल करार देने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ अवनी भी संदेहजनक काम कर रही है। एक काम कर, वैभव को फोन लगा, मीटिंग करवा। ओके सर। आपका केस लूं उससे पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा। उस दिन जब आप मेरे ऑफिस आए, उसके बाद अपने घर गई, आपने अपने लेटर बॉक्स में कुछ रखा था। क्या रखा था? जी उसमें 10 लाख रुपए थे, वैभव को दिए थे किसी ने, और वो पैसे मुझे अपने भाई के रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए भेजने थे। अगर वैभव से मांग के लेती तो वो कभी वो मुझे पैसे अपने भाई तक नहीं पहुंचाने देता। उसके बाद आप संजीव नाम के किसी आदमी से मिली। Who is he? कौन है वो? संजीव को मैं काफी समय से जानती हूँ। मैं वैभव से चोरी छुपे संजीव के जरिए ही मेरे भाई तक पैसे पहुँचाती थी। उस दिन भी पैसे मैंने लेटर बॉक्स में ही रखे थे। वो लेटर बॉक्स की चाबी और एक नोट घर के बाहर गमले के नीचे रखती है। संजीव वहीं से चाबी निकालकर पैसे मेरे भाई तक पहुँचाता था। योर ऑनर, ये खून कोई सोची समझी हुई साजिश तो नहीं है, लेकिन एक खतरनाक बीमारी का भयानक नतीजा जरूर है। और इस बीमारी से मिसेस अवनी शर्मा पिछले कई सालों से जूझ रही है। इस बीमारी का नाम है डिप्रेशन। एक कॉमन सी बीमारी है योर ऑनर, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही अनकॉमन होते हैं, बहुत ही डेंजरस। कमाल की बात है, अक्सर ऐसा होता है योर ऑनर कि जो इंसान इस बीमारी से पीड़ित है, डिप्रेशन से, वो खुद अपने आप को मार देता है। लेकिन कभी कभी अपने आप को न मारते हुए वो उस इंसान को मार देता है जिसकी वजह से उसे ये डिप्रेशन की बीमारी हुई है। और मिसेस अवनी शर्मा ने कुछ ऐसा ही किया, दूसरा रास्ता अपनाया और अपने पति का कत्ल कर दिया। ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने अपने पति को नहीं मारा। मैं तो उनके कमरे में गई भी नहीं थी। ये सब लोग मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी बात का कोई यकीन क्यों नहीं कर रहा? मैंने कह दिया ना कि मैंने अपने पति को नहीं मारा तो नहीं मारा। आप लोग जबरदस्ती मेरे पे झूठा इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं?
मुझे क्यों दोषी बनाया जा रहा है? ऑर्डर ऑर्डर। मुल्जिमा से शांति की अपील की जाती है। अच्छा, लेकिन इस तरह किसी पे झूठा इल्जाम लगाया जाएगा तो वो शांत रहेगा? मैं जानती हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ। मैंने किसी का कोई खून नहीं किया। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैं जा रही हूँ। छोड़ो मुझे, मैंने कहा मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। अवनी जी प्लीज शांत हो जाइए। आपके इस व्यवहार से आप अपने आप को दुविधा में डाल देंगी, प्लीज। प्लीज प्लीज। क्षमा चाहता हूं यार। योर ऑनर, मिसेज अवनी शर्मा के स्वरूप को, इस टेम्पर को आपके साथ साथ यहाँ पे अदालत में मौजूद सभी ने देखा। कुछ ऐसा ही महसूस किया होगा इन्होंने जब इन्होंने अपने पति का खून करने से कुछ क्षण पहले कुछ ऐसा महसूस किया होगा शायद इन्होंने। और योर ऑनर, एस्ट्रोलॉजर वैभव शर्मा, उनको कौन नहीं जानता, उनके प्रेडिक्शंस को कौन नहीं मानता। सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजर वैभव शर्मा के प्रेडिक्शंस कभी गलत आज तक साबित नहीं हुए। और उन्होंने खुद अपने लिए भविष्यवाणी की थी कि मेरा खून मेरी पत्नी के हाथों ही होगा, और वैसा ही। योर ऑनर, बड़ी हास्यमय बात कर रहे हैं जायसवाल साहब। केवल वैभव जी की भविष्यवाणी के आधार पर ये मेरे मुवक्किल को हत्यारिन प्रमाणित करना चाहते हैं। और कोई साक्ष्य, कोई सबूत है आपके पास, या बस यूं ही? इन्हें गुनहगार साबित करने के लिए मेरे पास कई सबूत है पाठक साहब। उनमें से एक तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। योर ऑनर, ये वैभव शर्मा की डेड बॉडी के पास से ये शोपीस पाया गया है, और फॉरेंसिक जांच के हिसाब से इस शोपीस पर वैभव शर्मा के ब्लड पार्टिकल्स भी पाए गए हैं। और इससे साफ जाहिर होता है कि वैभव शर्मा का खून इस औरत वाली शोपीस से ही किया गया है। और जांच करने से और एक बात पता चली है योर ऑनर कि इस शोपीस पर जिसके उंगलियों के निशान हैं वो और कोई नहीं, और अवनी शर्मा ही है। अब भी कोई शक की गुंजाइश है आपको पाठक साहब? योर ऑनर, इससे तो साफ जाहिर हो जाता है कि वैभव शर्मा का खून मिसेस अवनी शर्मा ने डिप्रेशन की हालत में किया, और जब उनसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ, जो उन्होंने खून किया तो वो बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं रही और वो वहीं पे बेहोश होकर गिर। और एक बात योर ऑनर, सबसे पहले मिसेस अवनी शर्मा को बेहोशी की हालत में जिस व्यक्ति ने देखा, अब मैं उस व्यक्ति को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा, और वो व्यक्ति और कोई नहीं, मिस्टर केडी पाठक ही है। एक ही सवाल पूछूंगा, आपने पुलिस को जो बयान दिया है पाठक साहब, क्या वो सही है? जी, सत्य है। सत्य है तो लगे तो और एक सवाल पूछ ही लूं। पूछिए। अवनी शर्मा को आपने वैभव शर्मा के मृत शरीर के पास बेहोश हालत में पाया, क्या ये भी सच है? जी, ये भी सत्य है। थैंक यू। वापस आ सकते हैं मेरे साथ? जी नहीं जाऊंगा। हाँ, आपके प्रश्न भले ही शेष हो गए हों, आपके साक्षी से प्रतिपक्ष प्रश्न करना चाहेगा। वो डिप्रेशन और आप स्ट्रेस, लगता है आपकी मानसिक स्थिति भी जायसवाल साहब, आप मेरी मानसिक स्थिति की चिंता न करें तो बेहतर होगा आपके लिए। बौखला जाएंगे। योर ऑनर, अभियोग पक्ष मुझे प्रत्युत्तर के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। मैं यहां इस समय अभियोग पक्ष के साक्षी के रूप में खड़ा हूं, पर मैं अवनी जी का वकील भी हूं। प्रतिपक्ष अभियोग पक्ष के साक्षी से प्रश्न करने की अनुमति चाहता है। अनुमति है। पहला प्रश्न योर ऑनर, कि अंततः क्यों केडी पाठक वैभव शर्मा जी के घर गए थे?
उत्तर। कुछ समय से मुझे लग रहा था कि वैभव शर्मा और अवनी शर्मा के बीच के रिश्ते में तनाव बना हुआ है। दोनों एक दूसरे पर मानसिक बोझ बन रहे हैं। वैभव शर्मा जी अवनी जी को पागल करार देना चाह रहे हैं। भविष्यवाणी में उन्होंने कहा था कि उनकी मृत्यु उनकी पत्नी के हाथों होगी। संभवतः यही कारण था योर ऑनर, अवनी जी के मानसिक ग्लानि का, इनके डिप्रेशन का, इनके अपने पति से भयभीत होने का। इस रिश्ते में अंततः क्या घटा, इस बारीकी को समझने के लिए मैं वैभव शर्मा जी के घर गया था। दूसरा प्रश्न योर ऑनर, जब केडी पाठक वैभव शर्मा जी के घर पहुंचे, सर्वप्रथम उन्होंने क्या देखा? उत्तर योर ऑनर, सर्वप्रथम मैंने किसी व्यक्ति को गाड़ी में बैठकर जाते हुए देखा। जब मैं वैभव शर्मा जी के घर के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो मैंने अंदर लैंडलाइन फोन को बजते हुए सुना। मैंने घर के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वैभव शर्मा जी का मृत शरीर देखा, पुलिस को सूचित करने के लिए मैंने उस फोन का प्रयोग करना चाहा योर ऑनर। फिर पाया कि उस फोन का तार काट दिया गया था, जिसका अर्थ मेरे दोस्त ये होता है कि हत्यारा पूरे समय उस कमरे में उपस्थित था। मेरी उपस्थिति में उसने टेलीफोन का तार काटा, किंतु योर ऑनर खोजने पर मुझे वहां कोई नहीं मिला। बहुत ही विचित्र बात है योर ऑनर। विचित्र बात भी है और ऑब्जेक्शनेबल भी। केडी पाठक, जो गवाह केडी पाठक यहाँ पे कटघरे में खड़े हैं, वो वकील केडी पाठक का रूप लेके कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, कहानियां बना रहे हैं। आप अपने इस डबल रोल में मुझे कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे केडी पाठक साहब, क्योंकि आपकी मुवक्किल को गुनहगार साबित करने के मेरे पास और भी सबूत है। योर ऑनर, मैं जेम स्टोर की मालकिन मिसेस नलिनी शर्मा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा, अगर आप जगह खाली करें तो। उस दिन जब पार्टी में वैभव ने केडी पाठक को अवनी से मिलवाया और ये कहा कि ये बहुत बड़े लॉयर हैं, तो इसी बात पे अवनी बहुत भड़क गई और उसने बहुत हंगामा किया। असली शांति तो मुझे तब मिलेगी जब मैं तुम्हारी लाश देखूंगी तुम्हारी। बल्कि योर ऑनर सिर्फ देखी ही नहीं वैभव की लाश, लेकिन मिसेस अवनी शर्मा ने खुद वैभव को एक लाश में बदल दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, अभियोग पक्ष अनुचित शब्दों का प्रयोग करके अदालत की सोच बदलने का प्रयास कर रहे हैं। जरा आप सरकेंगे तो मैं आपको कौन रोक सकता है? हाँ नलिनी जी, वैभव जी ये काम करते थे आपके लिए? जी हाँ, लेकिन वो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, वो एक मैगजीन के लिए हॉरोस्कोप का कॉलम भी लिखते थे। राइट। अद्भुत बात तो ये है कि केवल उनकी ज्योतिष सलाह के लिए आप उन्हें प्रति माह 10 लाख रुपए चुकाती थी। इतने से काम के लिए कोई भला इतनी बड़ी रकम क्यों देगा? हाँ, यही तो सोच रहा था मैं, क्यों देगा? इनफैक्ट मुझे तो पार्टी के एक दिन पहले ही पता चला कि वो मुझे धोखा दे रहा था। किस प्रकार का धोखा दे रहे थे वो आपको? मैं अपना सारा काम हॉरोस्कोप देखकर ही करती हूँ और इसीलिए मैंने वैभव को अपने साथ रखा था, लेकिन वैभव ने रत्नाकर की नकली कुंडली बनाकर मुझे उसके साथ काम करने के लिए मजबूर कर दिया। और ये बात मुझे तभी पता चल गई थी कि वैभव ने रत्नाकर की गलत कुंडली मुझे दिखाई है और इसी बात को लेकर मैं उससे बहुत नाराज थी। फिर इस नाराजगी के चलते आपने क्या अगला कदम उठाया, क्या किया आपने? मैंने उसको अपनी पार्टनरशिप से बेदखल कर दिया, सिंपल। योर ऑनर, मैं रत्नाकर जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अभी नलिनी जी ने अपने कथन में कहा कि आपने वैभव जी से गलत कुंडली बनवाकर भागीदारी की उनके व्यवसाय में। सच है ये बात? जी हाँ, सच है। क्या व्यक्तिगत लाभ था वैभव जी का ऐसा करने में? सिंपल सी बात है, सिर्फ पैसों के लिए। मैंने उस काम के लिए वैभव को 10 लाख रुपए दिए थे।
आपने झूठी कुंडली बनवाकर झूठ बोलकर किसी के व्यवसाय में भागीदारी की और इसका आपके मन में कोई मलाल नहीं। मलाल किस बात का इसमें? इट्स अ बिजनेस। उसने मेरे लिए काम किया, उसके बदले में मैंने उसको पे किया, सिंपल। और कोई छोटी मोटी रकम नहीं दी मैंने उसको। आई एग्री विथ यू रत्नाकर जी, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट एट ऑल। 10 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती। और जिस कार्य के लिए आपने ये रकम दिया था, जब वो कार्य असफल हुआ तो स्पष्ट है कि आपको क्रोध आया होगा और उसी क्रोध में आप वैभव जी के घर पहुंचे। आपने उनसे वो रकम लौटाने को कहा, वैभव जी ने मना किया। उस क्रोध के आवेश में आकर आपने वैभव जी की हत्या की। उनके घर से निकलने के समय आपके पांव से फूलदान को ठोकर लगी। फूलदान के नीचे आपको चिट्ठी और एक चाबी मिली, जिस चाबी से आपने अवनी शर्मा जी का लेटर बॉक्स खोला, 10 लाख रुपए उसमें से निकाले और फरार हो गए। ये सरासर झूठ है। ये झूठ नहीं, यही सच है। अरे पाठक साहब, चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात बार बार कहने से असत्य सत्य में बदल नहीं जाता। ऐसा ही कुछ आपने मुझे कभी कहा था। ये जो आपका तरीका है ना, गोल गोल घुमा के गुमराह करना गवाह को और सच उगलवा देना, ये स्टाइल पुराना हो गया। आपकी इस बात को साबित करने के लिए आपको सबूतों की भी आवश्यकता होगी, और आप जैसे काबिल वकील को यह समझाना जरूरी नहीं समझता मैं। अब आप बताइए कि क्या आपके पास कोई सबूत है? आवाज मैं भी ऊंची कर सकता हूं। है कोई सबूत? आपसे पूछ रहा हूं मैं। नहीं है, कोई सबूत नहीं है योर ऑनर, ये साबित करने के लिए कि रत्नाकर जी उस रात वैभव शर्मा के घर गए थे। लेकिन मेरे पास सबूत है। आपके मौकिल को गुनहगार साबित करने के कई सबूत है मेरे पास। और आप एक मिनट, जिस चाबी, जिस लेटर बॉक्स, जिस नोट की बात कर रहे हैं ना, वो चाबी रत्नाकर जी ले ही नहीं सकते, क्योंकि उस चाबी का सिर्फ अवनी जी को और संजीव को पता था। That's it. योर ऑनर, संजीव जी। जी, मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे ना तो वहां पे कोई नोट मिला, ना ही कोई चाबी। ओह अच्छा। तो आपको नोट चाबी कुछ नहीं मिला, तो आपने मिसेज अवनी शर्मा को कांटेक्ट तो किया होगा? जी नहीं, मुझे अवनी जी ने कहा था मुझे अगर वहां गमले के नीचे कोई नोट ना मिले तो मैं चला जाऊं। और मैं जब वहां गया तो मुझे कुछ मिला ही नहीं, तो मैं वापस आ गया वहां से। योर ऑनर, ये आदमी झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये मिसेज अवनी शर्मा का पार्टनर इन क्राइम है। दरअसल हुआ ये था कि उनको नोट मिली थी और वहां से ये नोट लेके गायब हो गए, ताकि सारा शक रत्नाकर जी पर जाए। और ये सब झूठ है। मुझ पर सरासर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं ना ही उन पैसों के बारे में, ना ही इस कत्ल के बारे में कुछ जानती हूँ। मैंने तो अपने भाई तक पैसे पहुंचाने के लिए वहां पैसे रखे थे, और लेटर बॉक्स की चाबी, और साथ में चिप बाहर गमले के नीचे। पर मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती कि वहां से पैसे कहां गायब हो गए। जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। यह अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। हाय सर, एक काम की न्यूज़ है। पुलिस को वैभव की टेबल से कुछ कुंडलियां मिली, जिन्हें वो उस रात स्टडी कर रहा था। ये रही उसकी जेरॉक्स कॉपीज। वरुण, किसी भी कुंडली पर व्यक्ति का नाम नहीं है, कैसे पता चलेगा किसकी कुंडली है? उस पार्टी के दिन वैभव कह रहा था कि पार्टी में उपस्थित हर अतिथि की कुंडली उसकी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में दर्ज है। जी हाँ, इस कंप्यूटर में सबकी कुंडलियां हैं और सबके डिटेल्स। अच्छा, तो क्या
चेक करके बता सकते हैं कि किनकी कुंडलियां हैं? जी बिल्कुल। ये कुंडली मिस्टर केडी पाठक की है। ओके। ये नलिनी मैडम की कुंडली है। ये कुंडली रत्नाकर की है। ये कुंडली किसकी है ये कुछ पता नहीं लग पा रहा है। दरअसल इसके डिटेल्स हमारे डेटा से मैच नहीं हो रहे हैं, अनआइडेंटिफाइड है। क्या आप कुछ भी नहीं बता सकते इसके बारे में? कुछ भी? हाँ बता सकते हैं, मतलब जैसे कि जिसकी भी ये कुंडली है उसका नाम शायद वी से शुरू होना चाहिए। वी? नलिनी जी मेरे उलझन का निवारण कीजिए। ये जो बताइए कि रत्नाकर की झूठी कुंडली मिलने के बाद जब आपका वैभव शर्मा के साथ कोई सरोकार ही नहीं रहा तो फिर उस रात आप उसके घर क्यों गई थी? नहीं, मैं उससे मिलने नहीं गई थी, पर हाँ मैंने उससे फोन जरूर किया था कि मैं उससे मिलने आ रही हूँ, लेकिन मैं उससे मिलने नहीं गई थी। मैं तो इसी बात से बहुत खुश थी कि वो रात भर बैठकर मेरी कुंडली देखता रहेगा, लेकिन मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगी। पेचीदगी है आपकी बातों में। ये क्या तात्पर्य है आपके कहने का इस बात का कि आप मिलने नहीं जाएंगी उन्हें, वो रात भर बैठ के आपकी कुंडली पढ़ता रहेगा? क्या ये उसकी आदत थी? जो भी उससे मिलने आने वाला होता था उससे पहले वो उसकी कुंडली देखता था। और उसके बारे में सारी जानकारी हासिल करता था। कर रहा था योर ऑनर, यानी कि मर चुके हैं ये तो साबित हो चुका है, और जो इंसान मर चुका है उसकी हॉबीज के बारे में जानकारी हासिल करके पाठक साहब अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों? क्या हासिल होगा ये जानकारी हासिल करके पाठक साहब? आखिर नलिनी जी का वैभव की मृत्यु के साथ क्या रिश्ता हो सकता है? योर ऑनर, नलिनी जी का वैभव जी की मृत्यु के साथ रिश्ता हो न हो, उस चौथे व्यक्ति का इस हत्या के साथ रिश्ता अवश्य है। उस रात को वैभव शर्मा की मेज पर 4 कुंडलियां थी, एक मेरी, एक नलिनी जी की, रत्नाकर जी की, और चौथी कुंडली किसी गुमनाम व्यक्ति की। उस गुमनाम व्यक्ति को मैं कटघरे में बुलाऊं उससे पहले रत्नाकर जी को बुला के उनसे जरा बातचीत करने की अनुमति चाहता हूं। रत्नाकर जी, नलिनी जी ने अपने कथन में कहा कि वैभव शर्मा जी जब व्यावसायिक रूप से किसी की प्रतीक्षा कर रहे होते तो उस व्यक्ति की कुंडली निकालकर पढ़ लिया करते थे। उस रात उनके मेज पर 4 कुंडलियां थी, जिनमें से एक आपकी थी रत्नाकर जी। जी हाँ, मैं उस रात उसके पास जाने तो वाला था लेकिन नहीं जा पाया। अच्छा, आप भी जाने वाले थे किंतु गए नहीं। पिछली सुनवाई में अभियोग पक्ष महोदय बड़ा गला फाड़ फाड़ कर सबूत मांग रहे थे। सबूत ये है कि जिस गाड़ी को मैंने वहां से जाते हुए देखा था वो आप ही की गाड़ी है। कृपया कर बताइए, मुझे समझाइए कि अगर आप वहां गए ही नहीं तो आपकी गाड़ी वहां क्या कर रही थी? देखिए, मैं वैभव से मिलने गया था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वैभव की डेड बॉडी वहां पड़ी है। ऐसे में मैं घबरा गया। मुझे लगा कि शायद इल्जाम मुझ पर ना आ जाए, इसलिए मैं वहां से जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल गया। फूलदान के पास आपको फिर वो चिट्ठी और चाबी भी मिली थी, और उस चाबी से आपने 10 लाख रुपए लेटर बॉक्स से निकाले थे। सबूत है इसका मेरे पास। उस लेटर बॉक्स पर आपकी उंगलियों के निशान मिले हैं। जी हाँ, मैंने वो पैसे लेटर बॉक्स से निकाले थे। वो मेरे पैसे थे, मैंने ले लिए तो क्या गलती की बताइए आप? क्या 10 लाख रुपयों के लिए किसी की हत्या करना गलत नहीं लगता? नहीं नहीं, मैंने वैभव को नहीं मारा। देखिए, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूं। यह भी मानने को तैयार हूं कि मैंने यहां बात बात पर झूठ बोला है, लेकिन यह बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि मैंने वैभव का खून किया ना। देखिए रत्नाकर जी,
वैभव शर्मा की हत्या करने का कारण तो था आपके पास, था या नहीं? वैभव की हत्या करके मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे तो अपने पैसे चाहिए थे, वो मुझे मिल गए। मैंने वैभव का खून नहीं किया। रत्नाकर जी, एक बात तो आपने स्वयं स्वीकार किया है कि हत्या होने के बाद आपको वो रुपए वहां से मिले। सही है ये? क्षमा चाहता हूं योर ऑनर। योर ऑनर, इस केस में ये बात कई बार कही जा चुकी है। वैभव शर्मा जी की विशेष आदत, जिस व्यक्ति से उनका व्यवसायिक संपर्क होने वाला होता था, उस व्यक्ति की कुंडली निकालकर वो मेज पर रखकर पढ़ते थे। योर ऑनर, अदालत में ये बात भी कही जा चुकी है कि उस रात वैभव शर्मा जी की मेज पर 4 कुंडलियां रखी थी। एक मेरी, दूसरी नलिनी जी की, तीसरी रत्नाकर जी की और चौथी किसी गुमनाम व्यक्ति की। अब वैभव शर्मा जी तो रहे नहीं कि हमें बताएं कि वो चौथी कुंडली किसकी थी। मैं उनके सहायक रघु को कटघरे में बुलाकर ये इस बात की पुष्टि करना चाहूंगा। रघु जी, वो जब मेरे सहायक वरुण आपके स्टोर के कंप्यूटर पर ये 4 कुंडलियां मैच करवा रहे थे, तो 3 कुंडलियों की तो जानकारी मिल गई थी, मेरी, नलिनी जी की और रत्नाकर जी की। चौथी जो है उसकी जानकारी नहीं मिल पाई थी। दरअसल 3 कुंडलियों का रिकॉर्ड हमारे पास था, चौथे का नहीं था। चौथे का रिकॉर्ड आपके पास नहीं था, किंतु उसी कुंडली को नलिनी जी के कंप्यूटर पर जब हमने मैच करवाया तो उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई है हमें। जन्म दिनांक 9/12/1973, जन्म स्थान लखनऊ, जन्म का समय 2:35। क्या कहा था आपने मेरे सहायक वरुण से कि जिस व्यक्ति की ये कुंडली है उसका नाम व से शुरू होना चाहिए? जी। तो ये सब जानकारी पाकर अब क्या विचार उठ रहा है आपके मन में? किसकी हो सकती है ये कुंडली? कौन हो सकता है वो व्यक्ति जिसका नाम व से शुरू होता है? बड़ी दिलचस्प बात है कि ये सारी जानकारी आपकी है। आप 9/12/1973 को पैदा हुए थे लखनऊ में 2:35 पर। मिस्टर विजय रघु प्रसाद। जी, आप अपनी जगह सही हो सकते हैं। मैं वैभव से मिलने गया था, लेकिन इससे कुछ भी साबित नहीं होता है। थोड़ी बहुत बातचीत हुई, इसके बाद मैं अपने घर आ गया। सुबह मुझे पता चला कि उसकी पत्नी अवनी ने वैभव का खून कर दिया है। चूंकि मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए मैंने झूठ बोला। आपने कहा कि आप वैभव जी से मिलकर अपने घर लौट गए थे। जिस समय आप लौटे उस समय वैभव जी जीवित थे। माननी पड़ेगी आपकी बात मुझे रघु जी, क्योंकि और कोई सबूत तो है नहीं मेरे पास। अब फिर से प्रोसिक्यूटर महोदय गला फाड़ फाड़ कर सबूत की मांग करेंगे। चलिए, आपकी बात मान लेते। बस एक छोटी सी समस्या है, अगर आप उसका निवारण कर दे तो आपका बहुत आभार मानूंगा। ये कमीज जिस पर यहाँ देख रहे हैं आप, किसी के लहू का अवशेष है, और इसकी फोरेंसिक्स ने जांच की तो पता लगा कि ये वैभव शर्मा जी का लहू है। ये कमीज जो है, ये मेरे सहायक वरुण ने आपके घर से प्राप्त की। आपकी कमीज है, आपका लॉन्ड्री वाला भी यही कहता है। हाँ, मैंने मारा वैभव को। सब कुछ मैंने किया, सॉफ्टवेयर मैंने बनाया, और वैभव का असिस्टेंट होने की वजह से सारा क्रेडिट ले जाता था वैभव। मुझे लगा कि जब तक ये वैभव जिंदा रहेगा मुझे क्रेडिट मिलने वाला नहीं है, इसलिए मैंने वैभव को गलत साबित करने की सोची। मैंने नलिनी मैडम को बताया कि किस तरह से वैभव ने
रत्नाकर की गलत कुंडली बनाई और उसे मैडम की कुंडली से मैच कराकर उनका बिजनेस पार्टनर बना दिया। लेकिन मैंने देखा कि इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। मुझे मेरा क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। और अगर वैभव जिंदा रहता तो मैं पूरी जिंदगी वैभव का असिस्टेंट ही बनकर रहता। इसलिए मैंने वैभव को मारने के लिए सोचा। मैं वैभव के घर गया, लेकिन वैभव को पहले ही पता चल चुका था कि मैंने नलिनी मैडम को यह बात बताई है। वो मुझे धमकी देने लगा, नौकरी से बाहर निकालने की धमकी देने लगा। इसलिए मुझे गुस्सा आया और मैंने गुस्से में और वो वहीं पर मर गया। वैभव ने अपनी मौत का जिम्मेदार अपनी पत्नी को प्रेडिक्ट किया था और उसकी पत्नी की बीमारी के बारे में मैं जानता था। वो उस समय दवा खाकर दूसरे कमरे में सो रही। मैंने उसको वहां से उठाया और वैभव की लाश के पास लिटा दिया। और उसकी उंगलियों के निशान मैंने ही इस मूर्ति पर लगाए। और फिर मैं वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन तब तक रत्नाकर वहां गया। रत्नाकर के जाने के बाद मैं निकलना ही चाहता था, तब तक फोन की घंटी बजने लगी और दरवाजे पर आहट। मैंने फोन का तार काट दिया। इसके बाद मैंने देखा कि केडी पाठक अंदर आए और फिर मौका पाते ही मैं भाग निकला। सॉफ्टवेयर से निकलकर बहुत हार्डवेयर में जाना पड़ेगा आपको। कारागार में रखो जी। तो डिफेंस रेस्ट चलो। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत अवनी शर्मा को बाइज्जत बरी करती है और वैभव शर्मा के कत्ल के जुर्म में रघु प्रसाद पर मुकदमा चलाने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज्ड। पाठक साहब। जी जायसवाल साहब। आप हर बार हर केस जीत क्यों जाते हैं, पता है आपको? नहीं बताइए। क्योंकि आपका जो बृहस्पति है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। वो वैभव शर्मा ने जो आपकी कुंडली बनाई थी, प्रेडिक्शंस जो आपके बारे में किए थे, वो मैंने देखे। ओह ऐसे। अब वैभव जी ने आपकी कुंडली तो नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जायसवाल साहब के इस समय आपके शनि और मंगल दोनों आप पर भारी चल रहे हैं। आप कौन हैं? मैंने आपको उस दिन हॉस्पिटल के बाहर भी देखा था, जब माँ एक्सपायर हो गई थी, और उनके अंतिम संस्कार पे भी देखा था। आज आप यहाँ, प्लीज मुझे बताइए, अब कौन है? मैं तुम्हारा पापा हूँ। Your father. पापा? आप मेरे पापा हैं? पापा? ये आदमी बलदेव नहीं हो सकता है। जरूर कोई फ्रॉड है जो पूजा का पिता बन के आया है ताकि उसकी सारी जायदाद पे अपना कब्जा जमा सके। पर ये फ्रॉड है या वाकई में पूजा का पिता है,
इस बात का पता कैसे चलेगा? और बलदेव को कोई जानता है तो वो बड़े भाई साहब जोगिंदर जी, उन्हीं से पता करना पड़ेगा। पापा, मुझे आज तक नहीं समझ में आया, आखिर आप हमें छोड़कर क्यों चले गए थे? बेटा, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन अब तो मैं वापस आ गया हूं ना। लेकिन अगर आप माँ के होते हुए आते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। वो आखिरी सांस तक सिर्फ आपको ही याद करती रही। लेकिन नानी आपसे बहुत नफरत करती थी। लेकिन माँ आपको हमेशा डिफेंड किया करती थी। वो कहती थी कि हर सिक्के के दो पहलू होते और हमें दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। बड़े मामा जी आए। मामा जी आए हैं। नमस्ते मामा जी। अरे पूजा मेरी बच्ची है, जीती रहो जीती रहो। अरे बना जोगिंदर जी। कौन हो तुम? जी मैं बलदेव। कौन बलदेव? जी मैं बलदेव मेहता। नहीं नहीं, तुम बलदेव मेहता नहीं हो सकते। 18 साल के बाद आपसे मिल रहा हूं ना, तो शायद इसलिए आप मुझे पहचान नहीं रहे। पापा, मामा जी देख नहीं सकते। हाँ, 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में मेरी आंखें चली गई थी। मैं देख नहीं सकता, मगर किसी की भी आवाज पहचान जरूर सकता हूँ। ये बलदेव मेहता की आवाज नहीं है। तुम बलदेव मेहता हो ही नहीं। मामा जी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरा दिल कहता है यही मेरे पापा है। अरे बेटी, ये कोई बहरूपिया है, फ्रॉड है जो तुम्हें धोखा देके। चुप रहिए, यही मेरे पापा है। अगर तुम इसकी बातों में आ ही गई हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इस फ्रॉड के धोखे में मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा। ए, चलो निकलो यहाँ से। आई से गेट आउट। कहीं नहीं जाएंगे मेरे पापा। जाएंगे तो आप। मुझे पता है आप मेरी प्रॉपर्टी पर सांप बन के बैठे हुए हैं। मैं एक बार अपने पापा को खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहती। अगर आपने मुझे मेरे पापा से अलग करने की कोशिश भी करी ना, तो याद रखिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कहिए। मिस्टर बलदेव मेहता। बलदेव मेहता? कौन बलदेव मेहता? मेरा नाम तो राजीव कुमार है। और 5 साल पहले आपका नाम सुनील यादव था, राइट? कौन हो? मैं कौन हूँ ये जानने से ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए ये है कि आप कौन हैं। अगर आप अभी ये कहना चाहते हैं कि आप बलदेव मेहता नहीं हैं, तो फिर क्या आप इन्हें भी नहीं जानते? क्या चाहते हो तुम? यही कि अपनी बेटी को एक फ्रॉड के हाथों से बचाइए और बेंगलोर से मुंबई वापस चले जाइए। असली पिता कौन, बलदेव 1 या बलदेव 2? ये पूजा मल्होत्रा की जिंदगी में भी अजीब समय चल रहा है। सर, 18 साल बाद उसके पिता लौटते हैं, वो भी एक नहीं, दो। हाँ, किंतु उसके मामा जोगिंदर मल्होत्रा का कहना है कि वो बलदेव जो बेंगलोर में रहता था वही उसका असली पिता है। और पूजा का मानना है कि जो बलदेव उसके साथ रहते हैं वही उसके असली पिता है। हाँ, विचित्र बुद्धि है। अरे राघव, राघव, भाई साहब, राघव, हेलो। हाँ इंस्पेक्टर साहब। अच्छा राजवीर जी, आपको इनकी हत्या के बारे में कैसे पता चला? जी मैं यहाँ 7 बजे तक पहुँच गया था। अपने ऑफिस से सीधा मैं यहीं आया। भाई साहब से ज़रूरी बात करनी थी, लेकिन यहाँ आकर के देखा कि उन्हें किसी ने मार दिया। किसी पर शक? बलदेव मेहता। जब भाई साहब ने दोनों बलदेव मेहता के डीएनए टेस्ट करवाए तो वो बलदेव मेहता इस बात से डरा हुआ था कि कहीं उसकी असलियत सामने ना आ जाए, घबराया हुआ था वो। बलदेव मेहता? जी।
घर में कोई है? यस। मिस्टर बलदेव मेहता कहाँ है? जी वो तो दोपहर से ही घर पे नहीं है। क्यों, क्या बात है? आपके मामा जी जोगिंदर मल्होत्रा किसी ने खून कर दिया। क्या? आप आज शाम 6 से 7 के बीच कहाँ थी? जी मैं किसी काम से बाहर गई। बलदेव मेहता जैसे ही वापस आए प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिए। जी थैंक यू। पूजा को बुलाकर लाओ। ये गाड़ी आपकी है? जी हाँ। चाबी दो, तलाशी लो। बलदेव मेहता जी, आजकल आपकी तस्वीर समेत अखबार में बड़ी खबर भी छप रही है। फिर तो आपने आज का न्यूज़पेपर भी पढ़ा होगा। जी। जोगिंदर मल्होत्रा के कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने पूजा को अरेस्ट किया। भला वो अपने ही मामा जी का कत्ल क्यों करेगी? केडी साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज पूजा को बचा लीजिए। पूजा को बचाने का एक ही रास्ता है। अदालत में आपको स्पष्ट रूप से सच सच बताना पड़ेगा कि उसका असल पिता कौन है। मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा, कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा अदालत के सामने। बस आप पूजा के ऊपर लगे हुए इस इल्जाम से उसे बचा लीजिए प्लीज। ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा। योर ऑनर, पूजा मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की होने वाली मैनेजिंग डायरेक्टर। इनकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया योर ऑनर, जब इनकी माताजी कावेरी देवी के देहांत पर 18 साल बाद इनके तथाकथित पिताजी का आगमन हुआ। वो वापस आए। अब पूजा मल्होत्रा ने बिना सोचे समझे इमोशनल हो गए इनके पिताजी को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि बलदेव मेहता को एक्सेप्ट कर लिया। नेचुरल रिएक्शन। लेकिन एक नेचुरल रिएक्शन और आया। इनके जो लीगल गार्डियन थे जोगिंदर मल्होत्रा, वो ये बलदेव मेहता को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उनके हिसाब से ये जो बलदेव मेहता, योर ऑनर सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में, इस केस में 2 बलदेव मेहता हैं और इस कोर्ट में भी मौजूद है, तो कंफ्यूजन कम करने के लिए मैं बलदेव 1 और बलदेव 2 यूं संबोधित करूंगा। हाँ, तो ये जो जोगिंदर मल्होत्रा थे, उनके हिसाब से बलदेव 1 वो फ्रॉड था, इसलिए असली बलदेव मेहता की खोज शुरू हुई और 8 मई के अखबारों के अनुसार असली बलदेव मेहता यानी कि बलदेव 2 को बेंगलोर से खोजा गया। इस बात से पूजा मल्होत्रा खफा हो गई और 8 मई की शाम को ही वो जोगिंदर मल्होत्रा के घर पे पहुंची और वहां पे बहस हुई, और बहस सिर्फ जुबानी नहीं, एक लेवल ऊपर तक गई, गर्मा गर्मी हुई। और उसी वक्त पूजा मल्होत्रा ने ऑनर ये तलवार जो दीवार पे टंगी हुई थी, उससे पूजा मल्होत्रा ने जोगिंदर मल्होत्रा पे किया वार। वो था सोमवार और जोगिंदर मल्होत्रा मंगलवार नहीं देख पाए, उनकी मौत हो गई। ये गलत है, ये सरासर झूठ है। मैंने मामा जी का खून नहीं किया है। मैं तो उस दिन उनके घर भी नहीं गई थी। आप झूठ बोल रही हैं, ये आपको पता है? मुझे पता है। छोड़िए, क्या आप ये बात जानती थी, आपको पता था कि आपके मामा जी जोगिंदर मल्होत्रा जी उस बलदेव मेहता को फ्रॉड मानते थे? आप इस बात से भी नाराज थी कि आपके मामा जी ने बलदेव नंबर 1 और बलदेव नंबर 2 दोनों का DNA टेस्ट करवाया? हाँ, मैं मानती हूँ,
कि मैं इन सब चीजों की वजह से उनसे नाराज जरूर थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उनका खून किया है। तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि आपकी गाड़ी की डिक्की में वो तलवार वो वहाँ पे कैसे बरामद होगी? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। योर ऑनर, सच क्या है झूठ क्या है ये साबित करने के लिए मैं इंस्पेक्टर दवे को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूँ। योर ऑनर, 8 मई की शाम करीब 7 बजे राजवीर मल्होत्रा ने फोन करके हमें जोगेंद्र मल्होत्रा के मर्डर की खबर दी। मैं अपनी टीम के साथ जोगेंद्र मल्होत्रा के बैंड्रा वाले बंगले पर पहुंचा। वहां हमें उनकी लाश मिली। खून शोपीस की एक तलवार से हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार हत्या का समय 6:15 से 6:45 के बीच का है। जिसके बाद राजवीर के शक के आधार पर हम बलदेव मेहता से पूछताछ करने पहुंचे, जो पूजा के साथ रहते थे। वो तो वहां नहीं मिले, लेकिन पूजा की कार की डिक्की से हमें ये तलवार बरामद हुई। इंस्पेक्टर दवे, कृपया कर अदालत को बताइए कि इस तलवार पर, इस हत्या शस्त्र पर क्या किसी की उंगलियों के निशान मिले हैं, विशेषकर पूजा के? जी नहीं, इस तलवार पर किसी की उंगलियों के निशान नहीं। तो फिर किस आधार पर हम ये कह रहे हैं कि पूजा ने इस तलवार से जोगिंदर जी की हत्या की? पहला तो ये कि पूजा की कार की डिक्की से ये तलवार बरामद हुई, और दूसरा जोगिंदर जी के घर पर पूजा की उंगलियों के निशान मिले हैं। पाठक साहब जी, पूजा मल्होत्रा का ये बयान कि वो जोगिंदर मल्होत्रा के घर पे गई नहीं थी, वो तो सरासर झूठ निकला। अब 8 तारीख को वो शाम को जोगिंदर मल्होत्रा के घर पे गई थी और पूरी प्लानिंग के साथ गई थी। ये साबित करने के लिए योर ऑनर मैं बुलाना चाहूंगा अपना अगला गवाह, जोगिंदर मल्होत्रा का डोमेस्टिक हेल्प राघव जी। लगभग 6 बजे पूजा मैडम आई और आते ही इन्होंने मुझे अपने घर भेज दिया, यह कहते हुए कि वो मामा जी के लिए हापुस आम लेकर आने वाली थी और वो भूल गई। उन्होंने बोला कि तुम जाओ और वो आम लेकर आ जाओ, तो मैं वहां से चला गया। फिर क्या हुआ? रात को 10 बजे मैं वापस आया तो पता चला कि किसी ने साहब का। ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं तो मामा जी के घर गए भी नहीं थी। अरे जायसवाल साहब, ये आम खाते हैं आप? आमतौर पर तो खाता हूँ, टिफिन लाया हूँ, आज भी खाएंगे आप? नहीं नहीं, मैं आम रस निकालना चाहता हूँ, आपकी अनुमति हो तो जरा निचोड़ूं। हाँ तो राघव जी, आपके कथन के अनुसार राघव जी, आपने कहा कि पूजा जी वहाँ आई और आते ही उन्होंने आपको अपने घर जाने कहा, वहाँ से आम लाने कहा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, पूजा जी का घर जोगिंदर जी के घर से आधे घंटे की दूरी पर है और आपको पूरे 4 घंटे लग गए जाकर आने में। इतना समय क्यों लगा? जी वो मैं पूजा मैडम के घर पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा नौकरानी आसपास कहीं गई होगी, परंतु काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी नहीं आई, तो मैं वापस आ गया और सब रास्ते में कुछ काम था, वहां समय लग गया। चलिए मान लेते हैं आपकी ये बात। ये बताइए कि पूजा जी के अतिरिक्त उस शाम वहां और कौन आया था? बलदेव मेहता आए थे। कौन से वाले बलदेव मेहता? यहाँ तो 2 हैं। वो आए थे, करीब 5:30 बजे आए थे और 6 बजे से पहले ही चले गए। मैं 7 तारीख की शाम को बेंगलोर से मुंबई आया और मुझे वहां पता चल गया था कि कोई बहरूपिया मेरी जगह लेकर मेरी मासूम पूजा को धोखा दे रहा है। इसलिए मैं सीधा जोगिंदर जी से मिलने उनके घर चला गया। लगता है आप अपनी बेटी से प्यार नहीं करते, तभी तो इतने वर्षों पश्चात लौटने के बाद अपनी बेटी से मिलने के बजाय आप सीधा वहाँ जोगिंदर जी के पास चले गए। नहीं वकील साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वही तो थे जो मुझे पहचानते थे और उन्होंने अपने आदमी की मदद से मुझे बुलवाया। फिर क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम था कि जोगिंदर जी अपनी आंखें खो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मेरी आवाज़ से मुझे पहचान लिया। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बेटी इस बहरूपिये को अपना पिता मान चुकी है। उन्होंने मुझे DNA टेस्ट की बात की और मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं अपनी बेटी पूजा को समझाऊं। मैं इससे मिलने भी गया था, लेकिन इसने मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। वहां पर यह बहरूपिया भी था। मैं तो सिर्फ अपनी मासूम बच्ची को बचाना चाहता था, इसलिए मैं दूसरे दिन जोगिंदर जी से मिलने उनके घर गया था। कुछ 5:30 बजे होंगे और 6 बजे करीब मैं वापस भी आ गया। झूठ बोल रही है। इसी ने जोगिंदर जी का खून किया है ताकि मेरी बेटी को बचा सके। ऑर्डर ऑर्डर।
योर ऑनर, अगर वो बलदेव मेहता जिसे पूजा मल्होत्रा अपना पिता मानती है वो चिल्ला चिल्ला कर ये साबित करना चाहते हैं कि वही असली बलदेव मेहता है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह से वो झूठ को सच में नहीं बदल पाएंगे। वकील साहब, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए आया हूँ। मुझे यहाँ पर किसी को कुछ भी साबित नहीं करना है, और साबित करने की जरूरत उनको होती जिनके मन में कोई चोर होता, या फिर बात कुछ और होती है। बताइए मिस्टर बलदेव नंबर 1, अब तब क्यों आए जब आपको पता था कि आपकी पहचान कराने वाला कोई है ही नहीं, सिर्फ एक जोगिंदर मल्होत्रा ही है जो बेचारे आंखों से लाचार हैं, सॉरी थे। बताइए बताइए, जवाब दीजिए मिस्टर बलदेव नंबर 1। नहीं, मैं बताता हूं। आप इसलिए आए क्योंकि आप भली बात ही जानते थे कि कोई नहीं है, कोई भी नहीं है जो इस बात को साबित कर सके कि आप असली बलदेव मेहता नहीं है। इसी बात का फायदा उठाया आपने, पूजा को भरोसे में लिया आपने। लेकिन जोगिंदर मल्होत्रा को जब इस बात का पता चला, उसने जब असली बलदेव मेहता यानी कि बलदेव मेहता 2 को बुलाया, आप दोनों का डीएनए टेस्ट करवाया, तो आप डर गए कि हकीकत सामने आ जाएगा। आपने पूजा मल्होत्रा का उकसाया और उसी वजह से पूजा मल्होत्रा ने जोगिंदर मल्होत्रा का खून कर दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यही हुआ था। कुछ नहीं हुआ। आवाज नीची। ना तो मैंने पूजा को उकसाया था और ना ही पूजा ने जोगिंदर जी का खून किया है। पूजा बेटी है मेरी, मैं क्यों उकसाऊंगा उसे? बोला, मैं अपनी ही बेटी का बुरा क्यों चाहूंगा? बताइए। आपका अच्छा हो सके और अच्छा हो सके। ये आपका कहना है कि पूजा आपकी बेटी है, ये आपका कहना है कि पूजा के प्रति आपको लगाव है, लेकिन हकीकत में पूजा के प्रति नहीं, उसकी करोड़ की मिल्कियत के प्रति आप। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऐसा लगता है कि माननीय अभियोग पक्ष कुछ विचलित से हो गए हैं इस बलदेव 1 बलदेव 2 के चक्कर में। योर ऑनर, मान सकता हूं कि ये व्यक्ति पूजा के असल पिता ना हो, लेकिन ये कतई ही नहीं मान सकता कि इनके उकसाने पर पूजा ने जोगिंदर जी की हत्या की होगी। इसी बात को जरा स्पष्ट करने के लिए मैं बलदेव 1 साहब से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। अनुमति है। बलदेव जी, जिस शाम जोगिंदर जी की हत्या हुई, उस शाम से लेकर के अगले दिन दोपहर तक आप लापता रहे, कहाँ थे आप? जी, मैं अपने पुराने फ्लैट पर गया था, जहां पर मैं और पूजा की मां कावेरी साथ रहा करते थे। रात को करीब 10 बजे जब मैं वहां से लौटा तो मैंने घर के बाहर पुलिस को लगे देखा। मैं बहुत डर गया और मैं घर के अंदर नहीं गया। और सुबह मुझे खबर मिली कि पूजा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, और मैं सीधे आपके ऑफिस में चला आया। मैं सिर्फ अपनी बेटी की बेगुनाही चाहता हूं। मेरी बेटी किसी का खून नहीं कर सकती, किसी का भी नहीं। ना ही मुझे किसी की जायदाद का कोई लालच है, और ना ही मुझे किसी के पैसे से कोई लेना देना। एक्सक्यूज मी मिस्टर जैसवाल साहब। 8 मई को मिस्टर जोगिंदर मल्होत्रा ने मेरे क्लिनिक में इन 2 व्यक्तियों का डीएनए टेस्ट करवाया। मैंने इन दोनों के डीएनए टेस्ट को पूजा के डीएनए टेस्ट से मैच किया, और रिपोर्ट आपके पास है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या आप जज साहब को बता सकते हैं कि असली बलदेव मेहता कौन है? यहाँ पे कोर्ट में 2 बैठे हैं, बलदेव नंबर 1 और बलदेव नंबर 2। जी, मेरी रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों में असली बलदेव मेहता वो है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। यानी कि बलदेव नंबर 2। जी योर ऑनर, अब इस बात को साबित करने के लिए कि बलदेव नंबर 1 ने ही पूजा मल्होत्रा को उकसाया था, इस बात को साबित करने के लिए एक और गवाह को यहाँ पे कटघरे में बुलाना चाहूंगा। जोगिंदर मल्होत्रा के छोटे भाई राजवीर मल्होत्रा। जी, ये घटना मेरे सामने की ही थी। जब भाई साहब ने, मेरा मतलब है जोगिंदर भाई साहब ने हम सबको डॉक्टर सक्सेना की क्लिनिक में आने के लिए कहा था, हम सब वहाँ पहुँचे थे। और ये धोखेबाज जो पूजा के साथ ही रह रहा था, पूजा के साथ ही वहाँ आया था। लेकिन जैसे ही भाई साहब ने डीएनए टेस्ट की बात कही, आखिरी बार कह रही हूँ, अगर आपने मेरे पापा के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की ना,
तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, समझे आप? अजवीर जी, क्लिनिक में डीएनए टेस्ट होने के बाद जोगिंदर जी ने अपने दफ्तर आकर एक 25 लाख रुपए की रकम निकलवाई थी। उनकी हत्या के बाद सर्वप्रथम आप ही वहां पहुंचे थे, आप ही ने पुलिस को बुलाया था। पुलिस की खोज के बाद वहां से 25 लाख रुपए तो बरामद नहीं हुई, कहाँ गए वो रुपए? जी, मैं ही वो शख्स था जिसने पुलिस को फोन किया था। लेकिन वकील साहब, 25 लाख के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। चलिए जो भी हो, ये बताइए कि आप जब वहां शाम को 7 बजे जोगिंदर जी के घर पहुंचे तो कहां से आ रहे थे आप? जी, मैं अपने अंधेरी ऑफिस से सीधे उनके बांद्रा घर पे ही आया था। अपने अंधेरी ऑफिस से सीधा उनके घर पहुंचे, बांद्रा? जी, जोगिंदर जी का घर बांद्रा में है। ये बताइए कि आप बांद्रा से आगे महिम पर क्या कर रहे थे? ये क्या कह रहे हैं आप? भला मैं माहिम क्यों जाऊंगा? और ये अंधेरी और बांद्रा के बीच में माहिम कहां से आ गया? ये ऐसे झुटलाने का प्रयास मत कीजिए। जिस पेट्रोल पंप से आपने अपनी गाड़ी में तेल डलवाया था, आपने क्रेडिट कार्ड से उसका मूल्य चुकाया था, उसकी रसीद जज साहब की मेज पर पड़ी हुई है। क्या कर रहे थे आप महिम में? वकील साहब, दरअसल मैं भाई साहब के घर शाम को 6:30 बजे ही पहुंच गया था। लेकिन जैसे मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा एक कार वहां से बाहर जा रही है। अब कार कौन चला रहा था ये मैं नहीं देख सका। फिर मुझे थोड़ा डाउट सा हुआ और मैंने कार का पीछा किया। बांद्रा से आगे माहिम के पास मैंने जाके देखा कि वो कार पूजा चला रही थी। मैं वहीं रुक गया और पेट्रोल डलवा के वापस भाई साहब के घर पे आ गया। लेकिन जब मैं अंदर कमरे में गया तो देखा कि भाई साहब की मौत हो चुकी है। थैंक यू मिस्टर पाठक। माय नेम आप सीनियर नहीं, मतलब जूनियर्स की कितनी मदद करते हैं आप। थैंक यू सो मच। क्या है कि जब, अगर आपको याद हो कि जब केस शुरू हुआ था ये वाला, तब पूजा मल्होत्रा ने ये कहा था कि वो तो कभी जोगिंदर मल्होत्रा के घर पे गई नहीं। अगर गई ही नहीं थी तो फिर मिस्टर राजवीर ने उनको वहां पे देखा कैसे? तो बताइए पूजा जी, क्या अब भी आप यही कहेंगी कि उस रोज आप हाँ, मैं मामा जी के घर शाम के 6 बजे गई। ये सारा सर झूठ है सर। मैं जब मामा जी के घर गई थी तब उनका नौकर राघव वहीं था। मैंने उसे कहीं नहीं भेजा। तुमने पहले झूठ क्यों बोला था कि तुम वहां गई ही नहीं थी? आई एम सॉरी सर। वो क्या है ना कि जब मेरे घर पे पुलिस आई थी और मेरी कार से उन्हें खून से सनी हुई तलवार मिली थी, मैं बहुत डर गई थी। पूजा, अदालत में ये साबित हो चुका है कि असल बलदेव मेहता वही है जिसकी पहचान जोगिंदर मल्होत्रा ने की थी। तुम्हें क्या लगता है? सर, मेरा दिल कहता है कि जो मेरे साथ रहते हैं वही मेरे पापा हैं। पर इस वक्त कुछ भी कहना या कुछ भी मानना मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहा। विचित्र गुत्थी है ये, और ये गुत्थी तब तक नहीं सुलझने वाली जब तक ये पता नहीं चल जाता कि दोनों बलदेव मेहता में से तुम्हारे असल पिता कौन है। एक बात बताओ, तुम्हारी माताजी के पास उनकी कोई तस्वीर थी या कोई ऐसी वस्तु जिससे उनकी पहचान हो सके? जी नहीं, मेरी नानी ने मेरे पापा की सारी निशानियां मिटा दी थी। पर हाँ, एक फ्लैट था जहाँ मेरे मम्मी पापा रहा करते थे जब वो साथ थे, मतलब जब उनकी शादी हुई थी। पर अब तो वो फ्लैट बंद रहता है। I see.
गुड, वेल डन। एक और काम कर। जी कहिए। मुझे राघव से मिलना है, वो है क्या? जी नहीं, वो तो नहीं है। वो तो बलदेव साहब के पास गए हैं। आजकल वो उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं ना। थैंक यू। बलदेव जी क्षमा कीजिएगा, न चाहते हुए भी आपसे एक निजी प्रश्न करना पड़ रहा है। 18 वर्ष पूर्व ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण आपको अपने परिवार, अपनी धर्मपत्नी, अपनी 1 साल की छोटी बेटी को छोड़कर जाना पड़ा था? कावेरी के घर वाले मुझे पसंद नहीं करते थे। मुझे वहां पर हमेशा ऐसा फील होता था कि मैं इन लोगों के लायक नहीं। बहुत छोटा इंसान था मैं। कावेरी जिस कंपनी में मालकिन थी उस कंपनी में एक मामूली सा मैनेजर था मैं। कौन व्यक्ति था विशेषकर जो आपको ऐसा आभास दिलाता था कि अब मामूली है? सब लोग, लेकिन खास तौर से जोगिंदर जी। आगे बताइए, क्या घटना घटी जिसके कारण आप 18 वर्ष तक लापता हो गए? एक दिन जोगिंदर जी ने मुझे कंपनी के काम से जयपुर की ब्रांच में भेजा था और उसी रात को वहां पर 10 लाख रुपए की चोरी हो गई। पता नहीं कैसे, लेकिन वो 10 लाख रुपए मुझे मेरे ही कमरे से मिले। इससे पहले कि मैं इस बारे में किसी को बता पाता, मुझे पता चला कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है, मुझे चोर समझ रही है। मैं डर के मारे वहां से भाग निकला और जब मैंने कावेरी को सच बताने का निश्चय किया तो मुझे पता चला कि कावेरी भी मुझे चोर समझ रही है और मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। कि ये बात जो कावेरी आपको चोर समझ रही है और आपका मुंह नहीं देखना चाहती, ये बात किसने बताई आपको? जी, जोगिंदर जी ने। ये बात भी जोगिंदर जी ने आपको बताई। कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं? पाठक साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? समझ में नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि अदालत में तो ये साबित हो चुका है कि ये जो है आपके सामने खड़े हैं वो असली बलदेव मेहता नहीं, ये पीछे बैठे हैं वो असली बलदेव मेहता है। असल बलदेव मेहता यही है। यानी कि योर ऑनर, माननीय बचाव पक्ष महोदय अब डीएनए रिपोर्ट्स को भी झुठला रहे हैं। डीएनए रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी मेरे दोस्त धीरज सर। बलदेव जी, कृपया कर अदालत को बताइए कि इस पुस्तक को जानते हैं और पहचानते हैं? जी हाँ, अच्छी तरह से। ये किताब मैंने कावेरी को दी थी। इस पर मैंने विद लव के साथ साथ अपना नाम भी लिखा था। योर ऑनर, विथ लव एंड ड्यू रिस्पेक्ट टू मिस्टर पाठक, मैं ये कहना चाहूंगा कि वे अदालत का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। छोड़िए ना ये सब लव रोमांस वगैरह की बातें, सीधे सीधे जल्दी बता दीजिए ना कि क्या आप साबित क्या करना चाहते हैं? जैसी आपकी आज्ञा जायसवाल साहब। योर ऑनर, मैं केवल इतना साबित करना चाहता हूं कि ये जो व्यक्ति कटघरे में इस समय खड़े हैं ये ही असल बलदेव मेहता है। ये पुस्तक इन्होंने अपनी पत्नी कावेरी को भेंट के रूप में दी थी और इस पर जो इनकी लिखावट है उसकी जांच और उसकी पुष्टि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स कर चुके हैं। रिपोर्ट आपके मेज पर है। और जरा घूमिए ना। यह व्यक्ति जिसे आप इतने जोशो खरोश से बलदेव मेहता कह रहे हैं, वास्तविकता में इनका नाम विजय विश्वकर्मा है। मैं नहीं मानता इस बात को योर ऑनर। कैसे कह सकते हैं पाठक साहब कि जो पीछे जनाब बैठे हैं वो विजय विश्वकर्मा है और बलदेव मेहता नहीं, जबकि जोगिंदर मल्होत्रा ने खुद पहचान की है उनकी, और यहाँ तक कि डीएनए रिपोर्ट्स में भी यही साबित हुआ है कि ये जो पीछे बैठे हैं जनाब वही बलदेव मेहता है, और डीएनए रिपोर्ट्स भी यही कहती है। अटक गई है आपकी जायसवाल साहब डीएनए रिपोर्ट्स पर, तो चलिए आपका ये काम भी किए देते हैं। योर ऑनर, डीएनए रिपोर्ट्स की पुष्टि करने के लिए मैं डॉक्टर किशोर सक्सेना को एक बार फिर से कटघरे में बुलाना चाहूंगा। योर ऑनर, पुलिस ने डॉक्टर सक्सेना के लॉकर से 10 लाख रुपए नकद बरामद किए। उन नोटों पर जो सीरियल नंबर्स हैं वो उस रकम के नोटों के सीरियल नंबर से मेल खाते हैं जो रकम जोगिंदर जी ने अपने कंपनी से निकाले थे, 25 लाख रुपए। इससे तो स्पष्ट होता है डॉक्टर साहब की जोगिंदर जी ने ही आपको 10 लाख रुपए दिए थे।
जी, ये 10 लाख रुपए मुझे खुद जोगिंदर मल्होत्रा जी ने दी थे। आश्चर्यजनक बात है कि डीएनए टेस्टिंग के लिए इतनी बड़ी रकम 10 लाख रुपए की। जी नहीं, ये 10 लाख रुपए मुझे डीएनए टेस्ट के लिए नहीं, बल्कि इसलिए दिए थे कि उस आदमी के पक्ष में मैं रिपोर्ट प्रेजेंट कर सकूं। वकील साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। अरे भला जोगिंदर जी किसी को रिश्वत क्यों देंगे? लगता है किसी ने इसे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया है। तो आइए, आप आकर सत्य बोलिए। क्यों आप हम सबको कष्ट दे रहे हैं, अदालत का समय व्यर्थ कर रहे हैं? मान जाइए कि आप बलदेव मेहता नहीं, विजय विश्वकर्मा हैं। वकील साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे मैं ये क्या विजय विश्वकर्मा नाम के किसी आदमी को नहीं जानता हूँ। मैं समझ गया कि आप यूं नहीं मानेंगे, मुझे साबित करना ही पड़ेगा। जोगिंदर मल्होत्रा जी के घर मुझे एक फोटो एल्बम मिला, उसमें बहुत ही दिलचस्प तस्वीर मुझे मिली। 1993 में आयोजित की गई व्यापारी संघ समारोह, जिसमें आप भी मेहमान के तौर पर उपस्थित थे। ये देखिए बैनर के नीचे, बिल्कुल बैनर के नीचे। आप ही है ना? नहीं। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि आप गौर से इस तस्वीर को देखें। 1993 का व्यापारी संघ समारोह, बैनर के नीचे मिस्टर विजय विश्वकर्मा खड़े हैं। तो क्या मिस्टर पाठक, वो खड़े थे तो क्या इससे ये साबित होता है कि ये बलदेव मेहता नहीं है? क्योंकि बलदेव मेहता क्या कभी खड़े नहीं हो सकते? योर ऑनर, मैं जानता था कि मेरे होनहार मित्र ये प्रश्न अवश्य उठाएंगे, इसलिए मैंने 1993 में रखी गई व्यापारी संघ समारोह की छानबीन की इंटरनेट पे, तो नाम समेत इनकी छवि पाई, मिस्टर विजय विश्वकर्मा। जोगिंदर जी जानते थे कि आप बलदेव मेहता नहीं, विजय विश्वकर्मा हैं, क्योंकि उन्होंने ही आपको विजय विश्वकर्मा से बलदेव मेहता बनाया और बनाए रखने के लिए 10 लाख रुपए की घूस डॉक्टर सक्सेना को दी, आपकी नकली डीएनए रिपोर्ट बनाने के लिए। क्या ये सही है या सही है? देखिए वकील साहब, ये आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। बड़े ढीठ किस्म के आदमी हैं आप। चलिए कोई बात नहीं। वरुण, इन महिला को तो जानते होंगे आप, पहचानते होंगे ना? मैं सच कह रहा हूं वकील साहब, मैं इन महिला को नहीं पहचानता। बड़ी दुख की बात है कि उन्होंने आपको पहचानने से इनकार कर दिया। कुछ कहना चाहेंगी आप? ये इंसान मुझे क्यों पहचानेगा, जो चंद पैसों के लालच की वजह से 18 साल पहले मुझे छोड़कर चला गया था। और कभी इन्होंने पलटकर ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कैसी हूं, कहां हूं, किस हाल में हूं, जिंदा भी हूं या मर गई। तो ये देखिए हमारे शादी के कुछ फोटोग्राफ्स। क्या ये इंसान इन्हें भी झुठला देगा? ऑर्डर। योर ऑनर, विजय विश्वकर्मा और मिसेस सविता विश्वकर्मा के ब्याह की तस्वीर है। मैं हर प्रकार से प्रमाणित कर चुका हूं कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। ये बलदेव मेहता नहीं, विजय विश्वकर्मा ही है। हाँ, ये सच है कि
मैं ही विजय विश्वकर्मा। मेरी मुलाकात योगेंद्र जी से 1993 के ऑल इंडिया व्यापार संघ की समारोह में हुई थी। फिर उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया था, लेकिन वहां पर उनकी छोटी बहन मुसेरी बहन, जिसके नाम पर करोड़ों की संपत्ति थी, वो अपने किसी मैनेजर से प्यार करने लगी थी। बलदेव मेहता नाम था उसका, और बाद में उन्होंने शादी भी कर ली थी। और इसी बात से जोगिंदर जी खफा थे। वो चाहते थे किसी भी तरह से बलदेव मेहता को किसी चोरी के इल्जाम में फंसाकर वो अपनी बहन से दूर करना चाहते थे। और मैंने बलदेव मेहता को 10 लाख के चोरी के इल्जाम में फंसा दिया। जोगिंदर जी ने बलदेव मेहता से कहा कि उनकी बहन को उसकी चोरी का पता चल गया है और वो भी उन्हें चोर समझती है, और वो सारी जिंदगी उसका मुंह नहीं देखना चाहती। बस इसी बीच बलदेव मेहता वहां से चला गया। ये बताइए, जोगिंदर जी तो स्वयं आपको लेकर आए थे, इस जाल में उन्होंने स्वयं आपको शामिल किया था, और आपको बलदेव मेहता साबित करने के लिए उन्होंने ही प्रयास किया था, यहाँ तक कि 10 लाख रुपए की रिश्वत देकर आपके समर्थन में उन्होंने वो जाली डीएनए रिपोर्ट भी बनाया। आपने उनकी हत्या क्यों कर दी? वकील साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे मैं जोगिंदर जी का खून क्यों करूंगा? और राघव ने तो आपको बता दिया कि मैं तो हाँ, याद है मिस्टर विश्वकर्मा। फोरेंसिक्स की रिपोर्ट याद है मुझे, जो कहती है कि हत्या 6:15 और 7 के बीच में हुई, और राघव का कहना कि आप 6 बजे वहां से चले गए थे। सिर्फ ये बताइए कि जोगिंदर जी के स्वर्ग सिधारने के बाद राघव को क्या लालच मिली कि वो आपके साथ काम करने लगा? वकील साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो राघव को जानता तक नहीं हूँ। मैं जिंदगी में पहली बार उससे योगिंदर जी के घर पर ही मिला था। फिर झूठ विश्वकर्मा जी। सत्य तो ये है कि राघव इस षड्यंत्र में आपका भागीदार था, आपका अभियुक्त था, और 2 लाख रुपयों के लिए उसने आपका इस जुर्म में साथ दिया। ये आप झूठ कह रहे हैं, आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्या फंसाऊंगा आपको विश्वकर्मा जी, आप तो स्वयं फंस चुके हैं, क्योंकि आपके राघव ने, आपके अभियुक्त ने पुलिस को अपना बयान दिया, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल किया है और आपका नाम भी लिया है। इंस्पेक्टर दवे, आइए। एक बार फिर समय आ गया है विश्वकर्मा जी सत्य का सामना करने की। साथ नहीं दे रहा था वो, इस्तेमाल कर रहा था वो मेरा। हाँ, मुझे पैसे दे रहा था, लेकिन कितने? मुझे वो ताने चुका रहा था और खुद लाखों अरबों की दौलत पे ऐश कर रहा था वो। मुझे क्या मिला? क्या मिला मुझे? नाम बदलकर सारे शहरों में भटकना, अपने परिवार को छोड़ा सिर्फ उसके कहने पर। जब मुझे पता चला कि योगिंदर अब फिर फंस गया है, उसे मेरी सख्त जरूरत है, अब मैंने सोचा कि मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। अब जब उसने सब लोगों के सामने, मीडिया के सामने मुझे पहचान लिया था, जब उसने मुझे असली बलदेव मेहता साबित करने के लिए, मेरी नकली डीएनए रिपोर्ट बनाने के लिए उसने डॉक्टर को रिश्वत दी, तब मुझे लगा कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब सब कुछ मेरा है, अब मुझे कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मेरी सच्चाई जानता है तो वो है जोगिंदर मल्होत्रा। मैंने सोचा क्यों न इसी को खत्म कर दिया जाए, फिर तो पूजा की सारी दौलत मेरी होगी, मेरी। मैंने पूजा के जाने के बाद
राजवीर को उसके पीछे जाते हुए देखा। तब मैं जोगिंदर मल्होत्रा के घर पे गया। जोगिंदर मल्होत्रा अंधे थे, वो आते हुए मुझे नहीं देख पाए और तब मैंने उन्हीं के घर में लटकी हुई तलवार से उनको मार डाला। और उसके सेफ से बचे हुए 15 लाख रुपए भी मैंने निकाल लिए। लेकिन बदकिस्मती थी, राघव ने मुझे देख लिया। लेकिन मैंने राघव को समझाया और 2 लाख रुपए देकर उसे मुंह बंद करने के लिए कहा। उसने मेरी बात मान ली और वहां से चला गया। फिर मैंने तलवार पे लगे हुए अपनी उंगलियों के निशान मिटाए और उस तलवार को लेकर मैं सीधा पूजा के घर चला गया। वहां उसकी कार खड़ी देखी और उसकी डिग्गी में जाकर मैंने वो तलवार रख दी। योर ऑनर, द डिफेंस रेस। यह अदालत विजय विश्वकर्मा पर कत्ल और धोखाधड़ी के इल्जाम में केस चलाने का हुक्म देती है और साथ ही साथ राघव शास्त्री को भी गिरफ्तार करने का हुक्म देती है, जिसने इस गुनाह में इसका साथ दिया। और यह अदालत पूजा मल्होत्रा को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।